हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट एक अमेंडमेंट किया हुआ है जो कि लड़कियों के फेवर में है। यानी कि इसमें ये पॉइंट क्लियर करे गए हैं कि अगर कोई भी फादर है वो बिना वसीयत लिखे मर जाते हैं तब उस कंडीशन में किसी लड़की का कितना हिस्सा होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी के भी इकलौती लड़की है तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरह से होगा और किसी लड़की का कितना % हिस्सा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करी गई हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि अभी उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में अभी एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि लड़कियों और लड़कियों का उनके फादर की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन वो चीज़ें कुछ अलग थी, आज की चीज़ें कुछ अलग है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी, तो ये वीडियो मेरा एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि इन सारे चीज़ों पे जितने भी लॉज बने हुए हैं ये सिर्फ किस पे अप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ हिंदुओं पे अप्लीकेबल होते हैं। बिकॉज मुस्लिम लॉ अलग होता है। मुस्लिम लॉ में क्या होता है, जिस तरह से हिंदू लॉ में सारी चीज़ें दी गई उसी तरह मुस्लिम लॉ में भी दी गई है। हिंदुओं में किस तरह से शादी होनी है उसी तरह से मुस्लिम लॉ में भी दिया गया है। किस तरह से तलाक होना है, किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिवीज़न होना है। सो ये सारी चीज़ें मुस्लिम लॉ में भी दी गई है, हिंदू लॉ में भी दी गई है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदू कौन होते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरह से हिंदू लॉ अप्लीकेबल होती है। तो पहले तो मैं बता दूं कि हिंदू वो होते हैं जो कि बाय बर्थ होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, प्लस तीसरा वो जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं वो हिंदू होते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये आपकी हिंदू पे ही अप्लीकेबल होगी, ना कि मुस्लिम पे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई कि हिंदू कौन होते हैं। ठीक है, और ये जो लॉ है ये किस पे अप्लीकेबल होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता था। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक तो आपका सहभागिता होता था, उत्तरजीविता और उत्तराधिकार। देखिए, सहभागिता यानी कि कॉन्स्पिरेंसी किस तरह से काम करती थी। देखिए, उसमें क्या होता है कि उसमें ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी जब डिवीज़न होता है तो वो किस तरीके से होता है अकॉर्डिंग टू सहभागिता। उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो है अगर किसी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फादर हूँ और मेरी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में या तो मेरे बेटे को मिलेगी या फिर मेरे भाई के बेटों को मिलेगी। मतलब प्रॉपर्टी से बेटों के हिस्से में ही जाएगी। ठीक है, ये तो सहभागिता की बात होगी, यानी कि लड़कियों में नहीं जाएगी, उनकी वाइफ को नहीं मिलेगी, उनकी बेटी को नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? सीधे या तो उनके भाई के बेटों की, यानी कि चचेरे भाई बहन के पास चली जाएगी, लेकिन बेटियों को नहीं मिलेगी। और या फिर मतलब कि उनकी वाइफ को, यानी कि जो विडो, उनको भी नहीं, अकॉर्डिंग टू सहभागिता। अब हम चलते हैं उत्तरजीविता पे। उत्तरजीविता में क्या होता है कि उसमें कहा गया है कि जो वंश है वो सिर्फ लड़के ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लड़कियों की तो शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती हैं। तो उस अकॉर्डिंग टू सिर्फ वंश जो है सिर्फ लड़के ही आगे बढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न है वो किस में होता था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका ग्रैंडफादर है तो उनकी डेथ होने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके पोतों को या उनके लड़के को, लड़के के लड़कों को मिलेगी, ना कि लड़कियों को। यानी कि अगर उनके 2 पोते हैं और उनका एक लड़का है तो 3 लोगों में मिलेगी। अगर उनका एक पोता एक लड़का है तो 2 लोगों में डिवीज़न होगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या होता है, तीसरा आता है उत्तराधिकार अधिनियम, जिसका भी 2005 में अमेंडमेंट हुआ था। देखिए, जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी, 2005 में आपका अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि लड़के और लड़कियों का बराबर का हक होगा। तो ये तो आपके 3 पॉइंट हो गए कि किस तरह से प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता है और क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके क्लियर हो गई कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह से प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता है। अब हम चलते हैं कि आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या नया मतलब डिफरेंस आया हुआ है, क्या क्या नए अमेंडमेंट हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें कुछ 4 पॉइंट है, वो सारे पॉइंट आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे पहली बात तो कि अब लड़कियां भी वंश बढ़ाने की कैटेगरी में आ जाएंगी। दैट्स मीन कि जैसे पहले की कहा जाता था उत्तरजीविता के अकॉर्डिंग कि सिर्फ लड़के ही वंश बढ़ाएंगे, लड़कियां वंश नहीं बढ़ाती, नहीं। लेकिन आज के जजमेंट में ये बोल दिया गया है कि जिस तरह से लड़के वंश बढ़ाने की कैटेगरी में आते उसी तरह से लड़कियां भी वंश बढ़ाने की कैटेगरी में ही आएंगी। दूसरी बात यह कि अब भाई भतीजों को जिस तरीके से प्रॉपर्टी मिल जाती थी कि अगर लड़का है, लड़का नहीं है तो उनके भाई के लड़कों को मिल जाती थी, भतीजों को मिल जाती थी, मतलब सिर्फ लड़कों को ही मिलती थी। तो ऐसा नहीं है, अब लड़कियों का भी बराबर का हक होगा। सबसे तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी की एकलौती लड़की है तो वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी उनकी एकलौती लड़की को ही जाएगी। यानी कि क्योंकि अब वो वंश की कैटेगरी में आने लगे हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी वो पूरी लड़की को ही जाएगी। अगर किसी की एकलौती लड़की है और
वो बिना वसीयत लिखे मर जाते हैं तो उनकी वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, उनके जैसे कि लड़कों को चली जाती थी कि अगर उनके फादर है वो बिना वसीयत लिखे मर गए हैं तो वंश के हिसाब से उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी वो किसको चली जाती थी, लड़कों को। लेकिन अगर किसी की इकलौती लड़की है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में होगा कि वो पूरी प्रॉपर्टी जो है लड़की को ही चली जाएगी। और तीसरी चीज़ है कि चौथी चीज़ है कि अगर कोई भी फादर जो है उसने खुद की मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी बनाई है तो वो प्रॉपर्टी भी अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है, लड़की को भी उतनी ही मिलेगी जितनी कि लड़के को मिलेगी। और अगर वो बिना वसीयत मर जाते हैं और उनकी इकलौती लड़की है तो वो पूरी प्रॉपर्टी भी लड़की के पास चली जाएगी। मतलब कि वंश जो है अब दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वंश के हिसाब से अब लड़का और लड़की दोनों ही इक्वल हैं। सो ये था सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट जो कि पूरी तरीके से लड़कियों के फेवर में रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो एप्लीकेबल है ये 1956 के पहले भी अगर किसी के फादर की डेथ हुई है तो ये उन पे भी एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि ये आज से ही एप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उसके पहले भी कोई जजमेंट पेंडिंग है तो ये जजमेंट जो है ये उन पे भी एप्लीकेबल होगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो जजमेंट पेंडिंग है वो निकल जाएंगे, बहुत सारे जजमेंट रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये था बहुत ही अच्छा जजमेंट। एंड अगर किसी को और भी कोई क्वेरी तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।